हाय फ्रेंड, गुप्ता टेक इंडिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी थर्ड पेपर नोट्स नंबर 2। चलिए नोट्स नंबर 2 में देखिए, रक्त से आप क्या समझते हो। रक्त की रचना, कॉम्पोजिशन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा रक्त की कोशिकाएं तथा अकोशिकीय रचना का वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है, यह एक प्रकार का शरीर में बहने वाला सर्कुलेटिंग द्रव का फ्लूइड है। यह कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। रक्त ब्लड सभी लिक्विड से अधिक मॉडिफाइड होता है। संगठन कॉम्पोजिशन, ब्लड मुख्य रूप से 2 अवयवों में बना होता है। एक में ब्लड प्लाज्मा तरल भाग तथा सेकंड में सेलुलर कंपोनेंट विभिन्न कोशिकाएं। एक में रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, यह पूरे रक्त का 54% होता है तथा जल से 1.5 गुना अधिक वाइकस चिपका होता है। यह भी 2 चीज़ों का बना होता है, एक में जल, 2 में ठोस पदार्थ। चलिए ए में देखिए, जल प्लाज्मा का 91 से 92% भाग पानी होता है। यह विभिन्न कार्य करता है। शरीर में रक्त की मात्रा निर्धारित करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, शरीर का अन्य द्रव को भी उत्पन्न करता है। यह रक्त को मीडियम बनाता है। पी में चलिए, ठोस भाग सॉलिड पार्ट्स, ये करीब 8 से 9% भाग ब्लड प्लाज्मा को होते हैं तथा ये 2 तरह के होते हैं, एक में ऑर्गेनिक तथा 2 में इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कार्बनिक यौगिक, ये 6 से 8% होते हैं तथा विभिन्न प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन आदि। सेकंड में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अकार्बनिक यौगिक, ये करीबन 0.9% होते हैं, जैसे Na प्लस, के प्लस, Mg प्लस, Cl आदि। ये आयोनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर सेकंड में देखिए, सेल्युलर कंपोनेंट कोशिकाएं से भाग ये करीबन 45 से 46% होते हैं। उच्च कोटि के जानवरों में ये 3 प्रकार के होते हैं, एक में आरबीसी, सेकंड में डब्ल्यूबीसी तथा 3 ब्लड प्लेटलेट। ए में आरबीसी लाल रक्त कणिका, इन्हें इथ्रोपोइएटिड कहते हैं। यह गोल दशरथी के आकार होती है तथा स्तनधारियों में नॉन न्यूक्लिएटेड बिना गोल नस्तरी के आकार होती है तथा स्तनधारियों में नॉन न्यूक्लिएटेड बिना नाभि के होती है। इसका आकार 7.5 माइक्रो के लगभग होता है तथा मोटाई 1.44 माइक्रो होती है। इनकी संख्या मनुष्य में 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनके भीतर हेमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी होती है। इनके भीतर हेमोग्लोबिन पिगमेंट भरा होता है। इनमें साइटोप्लाज्म पाए जाने वाले स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आदि नहीं होते हैं। इनकी रचना लाल बोन मेरो रेड बोन में होती है, जिसे आइथ्रोपोइसिस कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। बी में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस लिक्विड श्वेत रुधिर कणिका, एक कोशिका शरीर में रक्षा के कार्य करती है, क्योंकि इसमें रुधिर कणिका एक कोशिका शरीर में रक्षा का कार्य करती है, क्योंकि इनमें फाइकोसाइट भक्षण का गुण होता है एवं न्यूक्लिएटेड होती है। इनके साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है, एक में ग्रेनुलोसाइट तथा सेकंड में एग्रेनुलोसाइट। ए में ग्रेनुलोसाइट, इनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, 3 प्रकार की होती है। एक में न्यूट्रोफिल, इनकी संख्या सबसे अधिक है, करीबन 60 से 70% तक। इनका आकार 9 से 17 माइक्रो तथा न्यूक्लियर ग्लोबल कई पिंडों होती है। खंडों की संख्या 3 से 5 तक होती है। इनका मुख्य कार्य बाहरी तत्वों फाइगोसाइट भक्षण करना है। आइसोनियोफिलिस आकार 10 से 12 माइक्रो होता है। साइटोप्लाज्म के ग्रेन्युल कम तथा बड़े होते हैं। न्यूक्लियस ब्लाइगोल्ड पिंडों का बना होता है। इनकी संख्या 3 से 5 तक होती है। इनकी संख्या फेफड़ों की बीमारी में बढ़ जाती है। ये बीमारियों को आइसोनोफिलिया कहते हैं। इसका फिगर है, देख लीजिए। फिगर में वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ ब्लड। चलिए थर्ड में देखिए, आइसोफिलिस से छोटे छोटे होते हैं, आकार 8 माइक्रो का होता है। इनमें केवल एक पिंड का सेल के बीच का आकार
न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल की संख्या बहुत कम होती है। बी में एग्रेनुलोसाइट्स, इनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुल नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। मोनोसाइट ये काफ़ी बड़े अर्थात 14 से 15 माइक्रो होती है, 5 से 6% तक पाई जाती है तथा न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है। प्रोटोजन के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। सेकंड में लाइपोसाइट्स, इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा तथा गोल होता है। इनका कार्य के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। स्मॉलर लाइपोसाइट ये 7 से 5 माइक्रोन की होती है। लार्जर लाइपोसाइट ये 12 माइक्रोन की होती है। इनकी परसेंटेज 20 से 30% तक होती है और इन्फेक्शन संक्रमण इनकी संख्या बढ़ जाती है। ब्लड प्लेटफॉर्म थर्मोसाइट ये बहुत ही छोटे, करीब 1 से 5 से 3 माइक्रो तक होते हैं तथा इनकी संख्या 2.5 से 5 लाख प्रति mm होती है। ये थर्मोप्लास्टिन बनाते हैं। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करता है। ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है। CO2 ट्रांसपोर्ट भी रक्त द्वारा होता है। पोषक तत्वों को आंखों से सोखकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उत्सर्जन पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। पूरे शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। हार्मोन को प्रतंत्र तक पहुंचाता है। लिकोसाइड द्वारा संक्रामक कीटाणुओं को नष्ट करता है। कोगुलेशन की क्रियाएं करता है जिससे अतिरिक्त रक्त विनाश नहीं हो पाता है। इनमें हीलिंग क्षमता होती है। शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है। ये शरीर में एक निश्चित पीएच बनाए रखता है। ये शरीर के सभी लिक्विड को स्रोत है। चलिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। चलिए आपको इंग्लिश यहाँ दिखा देते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश में देख के इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है गुप्ता टेक इंडिया, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, नोट्स नंबर 3, रक्त स्खलन क्या है? रुधिर में धक्का जमने की नवीन परिकल्पना का वर्णन कीजिए अथवा रुधिर में धक्का जमने की नवीन परिकल्पना का वर्णन कीजिए। उत्तर, रक्त स्खलन ब्लड क्लॉटिंग, जब शरीर के किसी भी भाग पर चोट लग जाती है तो उसे भाग की उत्क्रिया रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरी तथा वाहिनी टूट फूट जाती है तो इससे एक द्रव निकलता है जो परंतु वही जेली के समान एक पदार्थ के रूप में जम जाता है। इस प्रकार के बने पदार्थ को धक्का तथा प्लाज्मा का सिर से धक्का बनने की प्रक्रिया को रक्त स्खलन या थकना बना ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन कहते हैं। थक्का जमने की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, स्तनधारियों में थक्का बनने की क्रिया रुधिर में पाया जाने वाला विलयशील रुधिर प्रोटीन में ब्लड प्रोटीन फाइब्रिन के ओब्लियशील इनसोल्युबल रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तन द्वारा होती है। इस प्रक्रिया का निर्धारण निम्नलिखित पदों पर विभिन्न कर सकते हैं। एक में थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मूल होना अथवा रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता की उत्पत्ति। स्तनधारी के शरीर में परिवहन के समय रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिन अनुपस्थित होता है तथा थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता थक्का बनाते समय कुछ विशेष कार्यों को सम्मिश्रण के फलस्वरूप शुरू होती है। इन कारकों में मुख्य फॉस्फोलिक Ca+ आयन तथा एंटी हेमोग्लोबिन कारक सम्मिलित है। ये कारक रुधिर प्लेट्स के फटने पर उत्पन्न एक प्रकार का लवणीय कारक है। पद नंबर सेकेंड में देखिए, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ प्रोथोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यह रुधिर का धक्का जमने के लिए आवश्यक एंजाइम को थ्रोम्बिन का निष्क्रिय Ca++ आयनों की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता के फलस्वरूप या त्वरित गति से थ्रोम्बिन प्रदर्शित हो जाते हैं। फटे हुए रुधिर प्लेट से थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता, थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, Ca++ आयन से फाइब्रिनोजन से थ्रोम्बिन। फाइब्रिन का अस्थिरीकरण करने वाला कारक Ca++ आयन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन से पिक्चर नंबर 3 देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। पॉइंट 3 में देखिए, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन रूपांतरण, कन्वर्शन ऑफ
फिब्रेशन इंटू फिब्रेशन। पूर्व में पढ़ती थ्रोम्बोप्लास्ट एक सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोजन के अपिलीय इंसोल्युबल प्रोटीन में बदल देता है, लेकिन वर्तमान मत के अनुसार प्रारंभ में तो फ्राइबिन और बिलेसिन सोलुबल होते हैं, परंतु Ca++ आयन तथा फ्राइबिन का आश्रित करने वाला कारक की उपस्थिति में यह अबिलेसिन महीन तंतु बनाते हैं, जो कि प्लाज्मा से अलग होने पर नीचे बैठकर तंतु की जालक बनाते हैं, जो कि आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पद 4 में देखिए, रुधिर प्लेट की क्रिया एक्शन ऑफ ब्लड प्रोटॉन। यह माना जाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर प्लेट्स में होता है, बाद में यह रुधिर प्लेट के फटने पर स्वतंत्र हो जाता है। रुधिर प्लेट के उस समय फटते हैं जब रुधिर कोशिका अथवा रुधिर वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो जाने से रुधिर बहने लगता है। इसका फलस्वरूप अन्य बहुत से कारक से सक्रिय होकर धक्का बनने की क्रिया प्रभावित करते हैं। स्कंदन का महत्व, सिग्नेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्रत्येक जीवधारी इस प्रकार की घटना का एक अपना महत्व है, जो कि क्षतिग्रस्त वाहिनियों का कोशिकाओं के प्रति एक सुरक्षात्मक रूप है। किसी रुधिर वाहिनी या कोशिका के फटने पर इसे तुरंत ही रुधिर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रभाव से छोटे छोटे जख्मों से अत्यधिक रक्तस्राव कम हो जाता है, लेकिन जिन मनुष्यों में क्षमता नहीं होती है उनमें हेमोफीलिया का रोग पाया जाता है। इस प्रकार के रोग से मनुष्य के बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, लगातार रक्तस्राव का होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का इंग्लिश हो गया, आप इसको देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पार्ट 2 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो देख सकें।